My dear friends, I welcome you all. Myself is Professor Dr. Rajendra Deshpande. My dear friends, I welcome you all. मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है। इसके वास्ते कि उसका संबंध हमारे हर जीवन के कई बार यहाँ वहाँ आ सकता है। टॉपिक का नाम है ब्रोंकिएक्टेसिस। ब्रोंकिएक्टेसिस ये श्वसन मार्ग की बीमारी है। ब्रोंकिएक्टेसिस ये श्वसन मार्ग की एक बीमारी है। We will discuss about the causes, pathology, clinical features, investigations and the treatment and the diagnosis. So सब की सब बातें जो है ब्रोंकिएक्टेसिस के बारे में, उसके क्या कारण रहते हैं, उससे उसमें क्या विकृति पाई जाती है, उससे जो रुग्ण में लक्षण दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं, किससे मालूम पड़ेगा कि मेरे को ब्रोंकिएक्टेसिस की शिकायत है, उसका डॉक्टर लोग डायग्नोसिस कैसे करते हैं और उसके ऊपर ट्रीटमेंट भी क्या देते हैं। ये पूरा का पूरा लेक्चर आप बायलिंग्विस्टिक बोल सकते हैं क्योंकि इंग्लिश पीपीटी आपके सामने है और मैं प्राध्यापक हमारी राष्ट्रीय भाषा भारत की जो है हिंदी, उसमें भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोनों तरफ से आपको फायदा हो जाएगा। ब्रोंकिएक्टेसिस, ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज है, व्याधि है हमारे शरीर का जो श्वसन मार्ग से निगडित है। आप तो भली भांति जानते हैं कि श्वसन मार्ग का महत्व हमारे जीवन में कितना है। ऑक्सीजन तो जीवन बोलते हैं। जब हम सांस नहीं ले पाते, एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप नाक दबाकर बैठ जाइए एक 2-4 मिनट, कैसा घबरा घबरा अपना जीव जो है, हमारी तसल्ली हो जाती है कि अरे क्या करो, कितनी तकलीफ होती है सांस बंद होने से। तो ऑक्सीजन का महत्व बहुत सारा है। तो ऑक्सीजन जो सप्लाई करता है, जिससे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ये शुद्ध और अशुद्ध हवा की मतलब देवान घेवान या एक्सचेंज हो जाती है, उसका कारण है श्वसन मार्ग। तो उससे एक जो बीमारी है ब्रोंकिएक्टेसिस, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। मैं विनती करता हूं कि ये मेरा वीडियो पहले मिनट से लेकर आखिर तक देखिए, क्योंकि आखिर में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं। क्योंकि आप तो जानते हैं प्राध्यापक डॉक्टर देशपांडे एक प्राध्यापक है, कंसल्टेंट है, उन्होंने देश प्रदेश में रुग्णों को देखा है। तो उससे जो अनुभव है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों में ऐसा होता है कि एलोपैथिक को कुछ मर्यादा आ सकती है, तो उसमें आयुर्वेद या होम्योपैथी भी काम आ सकती है। कौन सी भी एक पैथी श्रेष्ठ नहीं है, सब पैथी अपने अपनी तरफ से अच्छी हैं। जैसे कि एलोपैथी कुछ मेरिट्स डिमेरिट्स है, आयुर्वेद में कुछ मेरिट्स डिमेरिट्स है, होम्योपैथी में है, योगा में है। तो हमें क्या करना है, हमें सब पैथी का अच्छा लेकर हमारे जीवन की जो प्रोग्रेस है वो करना चाहिए। चलो आगे चलते हैं, एक्चुअल सब्जेक्ट पर आ जाते हैं। ये पीपीटी इंग्लिश में है और मैं चर्चा जो कर रहा हूँ वो हिंदी में कर रहा हूँ, तो दोनों तरीके के लोगों को फायदा हो जाएगा। मेरा हर एक वीडियो विद्यार्थियों को लिए है, शिक्षक लोगों के लिए है, डॉक्टर्स लोगों के लिए है और सामान्य जन को भी उपयुक्त है। फिर ध्यान में रखिए, सामान्य व्यक्तियों ने यह ध्यान में रखने की जरूरत है कि वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो अपने आप दवाई लेने से कुछ ही फायदा नहीं होगा। अपनी आप दवा लेने की कोशिश मत कीजिए, उसके लिए डॉक्टर देशपांडे जिम्मेदार नहीं रहेंगे। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे, अभी कर्सर पर ध्यान लीजिए, ये मेरा वेबसाइट है खुद का ayurvedicfriend.com। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 9226810630। तो आप मेरे को जरूर हर दफा फीडबैक दे सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा मेल आईडी है। चलो आगे चलते हैं। इसके पहले मैं ये स्क्रीन बड़ा कर देता हूं तो सबको आसानी से देखने को मिलेगा। हर स्क्रीन बड़ा हो जाएगा। चलो ये देखिए, बड़ा हो गया। अभी आसानी से सब बातें आप समझा सकेंगे। ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है, हर एक पर मैंने एक वीडियो बनाया है। धीरे धीरे करके ये सब वीडियोस मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं। तो मेरी आप सबको विनती है कि आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल सर्च करते समय ध्यान में रखिए, यूट्यूब पर जाइए, सर्च के जो ब्रैकेट रहते उसमें लिख दीजिए राजेंद्र स्पेस देशपांडे।
उधर कृपा करके प्रोफेसर डॉक्टर मत लिखिए, क्योंकि मेरा यूट्यूब का नाम है राजेंद्र स्पेस देशपांडे। ये लिखते ही मेरा एक फोटो पुराने वाला और मेरा नाम आ जाएगा। मेरे नाम के ऊपर क्लिक कीजिए, उसमें प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। मेनू कार्ड में मेनू रहता है ना, होम, अबाउट, प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए तो इधर आपको क्या मिलेगा? मेडिसिन ऑनलाइन क्लासेस। मेडिसिन ऑनलाइन क्लासेस के बहुत सारे मैंने वीडियोस बना रखे हैं और कुछ अपलोड भी किए हैं, आप उसका जरूर फायदा ले सकते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का हर एक का वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है या अवेलेबल रहेगा, आप ढूंढने की कोशिश कीजिए और आपको जो भी प्रॉब्लम है उसका ज्ञान उस वीडियो के माफिक आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये मैंने पहले से डिस्कस कर दिया है। एक्यूट राइनाइटिस, जिसको सर्दी जुकाम बोलते हैं, होर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज में बदल आ जाना, कैंसर भी हो सकता है। हाँ, कैंसर भी हो सकता है। जब एडल्ट व्यक्ति में एकाएक आवाज बदल जाती है बिना सर्दी जुकाम, तो ध्यान में रखिए ये वोकल कॉर्ड का कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, ब्रोंकियल अस्थमा एंड टुडे आज हम डिस्कस करने वाले ब्रोंकिएक्टेसिस, आगे चलकर एम्फीजीमा भी देखेंगे, उसका भी वीडियो बनाएंगे। मेरा ये मेल आईडी है, आप मेरे को जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। किस लिए? क्योंकि मैं ऑनलाइन हेल्थ कंसल्टेशन करता हूं। आपको जो भी शिकायत है, पहले तो मैं दरख्वास्त करूंगा आपके नजदीक वाले जो आयुर्वेदिक वैद्य है उसके पास जरूर जाइए। कोई नहीं मिल रहा है आपको तो जरूर मैं हूं ना, प्राध्यापक देशपांडे को आपकी कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम लिख सकते हैं, मैं उसके सलाह दे सकता हूं। मेरी बहुत टीम है, टीम ऑफ डॉक्टर्स। दूसरी बात, मैं लाइफस्टाइल काउंसलिंग आपके जीवन शैली के लिए, आप बीमार नहीं हैं फिर आप चाहते हैं कि मैं बीमार न पड़ूं, तो इसके लिए भी मैं सलाह देता हूं। आपकी प्रकृति के हिसाब से क्या खाना चाहिए, क्या खाना नहीं चाहिए, ऑक्यूपेशन कौन सा करना चाहिए, प्रकृति, आयुर्वेदिक प्रकृति। और दूसरी एक बात है हस्त सामुद्रिक और पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, ये भी मैं करता हूं। पर्सनल और ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मेडिसिन एंड आयुर्वेदा स्टूडेंट्स के लिए फायदेशीर है, फायदेमंद है, और इसके लिए मैं आपको दरख्वास्त करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जनरल रूल, व्हाट इज दैट? वेदर यू प्रैक्टिस एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, एवरी डॉक्टर, आपने क्या करना चाहिए? उस बीमारी के जड़ तक जाना चाहिए, उसका मूल कारण क्या है और उसका रूट कॉज जो है वो आप ट्रीट करेंगे तो ही आप अच्छे डॉक्टर हैं। आप केवल लाक्षणिक चिकित्सा दे रहे हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो आप अच्छा डॉक्टर नहीं हो सकेंगे। तो मूल कारण उसको बोलते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस, व्याधि व्यवच्छेदक निदान। ये आपको समझ में आना चाहिए कि इसके व्याधि के क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसका आपने सर्च करना चाहिए। एक बेसिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या रहता है? कोई भी बीमारी हो आपको, क्या उसमें रहता है? संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम। ये ध्यान में रखिए, कौन सी भी बीमारी हो तो आयुर्वेद ने क्या कहा है कि उसके निदान क्या है, उसके हेतु क्या है। और हेतु देखते समय सिर्फ एलोपैथी की जान पहचान मत करो, आप आयुर्वेद के ऊपर भी ध्यान दो। आयुर्वेद ने क्या क्या कारण बताए इस बीमारी के बारे में, ब्रोंकिएक्टेसिस के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है, ये भी जान लेना जरूरत है। वो भी हम इस वीडियो में आपको आखिर में बताएंगे। ये देख पिक्चर आ गया आपके सामने, ब्रोंकिएक्टेसिस, ये हमारा श्वास नलिका बोलते हैं, श्वास नलिका। पहले तो नासा से हम सांस लेते हैं, अंदर घसे से निकल कर यहां जाती है, ट्रैकिया बोलते हैं, बड़ा बड़ा पाइप रहता है, उसके साथ प्राइमरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलस। ये स्ट्रक्चर्स है हमारे श्वास मार्ग की, ये रचना है। ये रचना आपको मालूम होने की जरूरत है। तो ये नॉर्मल ब्रोंकस देखिए, यहाँ का जो ल्यूमेन है, कोकली है, वो कितनी बड़ी बड़ी है, उसके साथ ये वॉल है, यहाँ पर म्यूकस ग्लैंड्स है, देख रहे हैं ना आप, ये सिलिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है, स्नैपशॉट लोग रखिए आप। ये और एयर पैसेजेस है जहां से ऑक्सीजन आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, और ये म्यूकस लाइनिंग है, म्यूकस लाइनिंग। तो ये जो ब्रोंकिएक्टेसिस की बीमारी है
ये ब्रोंकस को स्ट्रक्चर को हानि पहुंचाती हैं। और वो जो स्ट्रक्चर है, श्वास मार्ग का जो रचना है, वो पूरी की पूरी बिगड़ जाती है। श्वास मार्ग की रचना बिगड़ जाना क्या कारण है, उसके सिम्टम्स क्या है, बताएंगे बताएंगे, फिक्र मत करो। पहले सुन लीजिए कि ब्रोंकिएक्टेसिस का मतलब है, ये देखिए दो शब्द है, ब्रोंकस का मतलब है श्वास नलिका, और एक्टेसिस का मतलब विस्फारण, वो बड़े बड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं। श्वास नलिका विकृत ढंग से, प्राकृत नहीं, विकृत एबनॉर्मल तरीके से वो बड़े हो जाते हैं, तो उससे क्या हो जाती है, उसकी वॉल की हानि हो जाती है। तो वॉल की हानि कैसी होती है, देखिए, लॉस ऑफ सिलिया, उधर ऐसे हमारे जो केस रहते हैं ना, बाल बाल जैसे ऐसे फ्रैगमेंट्स रहते हैं, उसको सिलिया बोलते हैं, वो लॉस हो जाते हैं। तो लॉस हो जाने से क्या हो जाएगा, वो एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाएगी, वहां इरिटेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है श्वास मार्ग को, और यहाँ म्यूकस जो है ना वो ज्यादा सीक्रेट होता है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा कफ पैदा हो जाता है। और वो कफ पैदा होने से, और ये उसकी जो भिंत है, वॉल है, वो डिस्ट्रक्ट होने की वजह से, ये देखिए ल्यूमन में क्या हो गया, ल्यूमेन, उसकी अंदर वाली जो पोकली है उसका क्या हो गया, कैसी बेकार हालत हो गई उसकी, वो ल्यूमेन कम हो गया। ल्यूमेन कम हो जाने मतलब बहुत बड़ी तकलीफ, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 विल नॉट बी प्रॉपर, आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी। क्यों, क्योंकि रचना बिगड़ गई। चलो आगे चलते हैं, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर दिखाया है, यहां से हम सांस लेते हैं, ये फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ये ट्रैकिया है, ये सब श्वास मार्ग है ना। यहाँ पर ब्रोंकियल ट्यूब्स है, और ये फेफड़े हैं हमारे, लंग्स। तो ये देखिए कैसे ब्रोंकियोस जो है ना, कैसे बड़े बड़े एल्वियोला पेशी जो बैग्स हैं, हाँ, वो सब बड़े बड़े हो जाते हैं, और ज्यादा ज्यादा कफ सीक्रेट करते हैं, विकृत, नॉट नॉर्मल, एबनॉर्मल सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं। ध्यान से सुनिए, ब्रोंकिएक्टेसिस, दिस इज अ कंडीशन ऑफ परमानेंट, स्थायी रूप से, जैसे कि आना जाना नहीं, हमें सर्दी हो जाती है, नाक में से पानी बहता है, खांसी आ जाती है, निकल जाती है, सर्दी जुकाम आते हैं निकल जाते हैं, न्यूमोनिया होता है, एंटीबायोटिक्स ले लिया, बात खत्म, अच्छे हो गए, तंदुरुस्त हो गए हम, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, क्षय हो गया, एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स साल भर ले ली, पूरा का पूरा खत्म, नो ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी बाकी नहीं। फिर मैं कहता हूं कि अस्थमा की, दमे की बीमारी, या ब्रोंकिएक्टेसिस की बीमारी, एम्फीजीमा की बीमारी, या ऐसी आई और गई, ऐसे नहीं होता, इट रिमेन्स इन योर बॉडी। ये जो 3 डिसीज मैं कह रहा हूं, श्वास मार्ग के 3 बीमारियां, दमे की बीमारी, ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकिएक्टेसिस और एम्फीजीमा, ये 3 बीमारियां स्थायी रूप से हमको, व्यक्ति को तकलीफ देती है, और हमारा जीवन की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो जीवन की गुणवत्ता कम हो जाती है। ध्यान से सुनिए, ये जो बीमारियां है, ये इसका मतलब नहीं है कि फैटल है, उससे व्यक्ति मृत नहीं हो जाएगी, फिर उसका जो जीवन व्यापार है उसमें थोड़ी सी कमी हो जाएगी, उसका आनंद थोड़ा सा कम हो जाएगा, उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी, जीवन की क्वालिटी वो कम हो जाएगी। इसीलिए इस बीमारियों के बारे में जान लेना जरूरत है ना। चलो पढ़ेंगे, परमानेंट, स्थायी रूप से, एबनॉर्मल, विकृत, डायलिटेशन, क्योंकि आप बोलेंगे सर ये बड़ा हो गया तो अच्छी बात है, अरे नहीं भैया, वो सिर्फ बड़ा नहीं होता, उसमें कफ आ जाता है, कफ, विकृत कफ, नॉट नॉर्मल कफ, ज्यादा कफ, चिकना चिकना कफ तकलीफ देता है, आदमी को परेशान कर देता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, ल्यूमेन कम हो गया। ध्यान से सुनिए, ब्रोंकिएक्टेसिस के मेन जो कारण है, क्या कारण है, पहले वाला तो है ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट आ जाती है श्वास मार्ग में, है ना, और एटिलेक्टेसिस ऑफ द लंग, जहां वो ल्यूमेन छोटा हो गया, उसके आगे का जो पार्ट है, आगे वाला लंग का, फेफड़े का जो पार्ट, अवयव है, उसमें कमजोरी आती है, वो कार्य कर नहीं सकता, उसको बोलते हैं एटेलेक्टेसिस, कार्य हानि, कोलैप्स ऑफ द लंग,
कोलैप्स, उसकी कार्यहानि हो जाती है। जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसके आगे का जो पार्ट है लंग्स का, उसमें खराबी आ जाती है। और एक बात होती है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, उससे निगेटिव प्रेशर आ जाता है अंदर ज्यादा। आप तो जानते हैं, हम ट्रैफिक के रूल्स जब नहीं इस्तेमाल करते तो हमेशा ट्रैफिक जैम होता है, मालूम है आपको। जब रास्ते पर ट्रैफिक जैम हो गया तो क्या हो जाएगा, पीछे वाले बाजू में ऐसा बड़ा बड़ा सब रास्ते के दोनों तरफ भीड़ हो जाएगी। जो हमारी जो ट्रैफिक वाले जो वाहन है, व्यक्ति है, उनकी इतनी भीड़ हो जाएगी, उसका फुगोटा आ जाएगा रुकावट के पहले वाले बाजू में। समझ रहे हैं ना आप। तो इसी तरह यहां हो जाता है रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन। दूसरी बात क्या हो जाती है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जहां ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जहां जहां रुकावट है, वहां वहां मैला है, वेस्ट है। क्योंकि वो जैसे हमारे रास्तों में खड्डे रहते हैं ना, वो खड्डे में जैसे मल संचित हो जाता है, उसी तरह हो जाता है ऑब्स्ट्रक्शन। जहां जहां ऑब्स्ट्रक्शन, वहां वहां वेस्ट प्रोडक्ट, मैला हो जाता है। क्या क्या हो जाते हैं उधर, म्यूकस प्लग्स, जो स्त्राव होते हैं ना, कफ के स्त्राव, उसके गुठलियां बन जाती हैं। ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं, छोटी 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 कैपिलरीज है, रक्तवाहिनियां, वो ब्रेक हो जाती हैं, उसमें से रक्त आ जाता है, खून आता है, और खून के क्लॉट्स वहां रुकावट और बढ़ा देते हैं ना? और इन्फेक्टेड टिश्यूज, वहां इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया आ जाते हैं, क्योंकि गंदगी है तो गंदगी में तो इन्फेक्शन हो ही जाएगा। तो पहली रुकावट, दूसरा इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। ये होने के कारण हम आगे देखेंगे क्यों होता है, क्यों रुकावट आती है वो श्वास मार्ग में, श्वास नलिका क्यों ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। कई कबार बाय चांस, वेरी रेयरली, कंजेनाइटल कॉजेस हो जाता है। जन्म से लेकर ही हमारी श्वास मार्ग के रचना विकृत होती है, माल डेवलपमेंट। ध्यान से सुनिए। और ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या करता है, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रैन्युलेशन टिश्यू एंड वीकनेस ऑफ द ब्रोंकियल वॉल। जहां पर भी इंफेक्शन हो गया, उससे क्या हो जाता है, वहां एक अलग तरीके के ग्रैन्युलेशन टिश्यू बन जाते हैं, और क्या हो जाता है, वो ब्रोंकियल वॉल में वीकनेस, दौर्बल्य आ जाता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज क्या है, स्मोकिंग एंड ब्रोंकियल अस्थमा। ये बहुत बड़े कारण है ब्रोंकिएक्टेसिस पैदा होने में। ब्रोंकिएक्टेसिस बीमारी क्यों होती है, आपको धूम्रपान की आदत है तो मान लीजिए आप एक दफा ये ब्रोंकिएक्टेसिस आपको हो जाएगा, पुरानी बीमारी है, आपको क्रॉनिक ब्रोंकियल अस्थमा है और आप अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, बार 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 आपको दमे की अटैक आ रही है, तो ये डैमेज हो जाएगा आपका श्वास मार्ग, श्वास नलिका डैमेज हो जाएगी, उसमें बिगाड़ आ जाएगा। और वो बिगाड़ क्या है, ब्रोंकिएक्टेसिस, श्वास नलिका विस्फारित हो जाना, उसमें कफ संचित हो जाना, उसमें इन्फेक्शन हो जाना। और बाकी के कारण क्या है, फॉरेन बॉडी, कई कबार एस्पिरेशन न्यूमोनिया बोलते हैं। पुराने जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, उनको कुछ पैरालिसिस हो गया और कुछ बीमारी हो गई, तो उसके वजह से वो निगलने में जब तक तकलीफ होती है, और कई कबार फॉरेन बॉडी, अन्न कण, वो श्वास नलिका में चले जाते हैं, उसको बोलते हैं फॉरेन। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की बहुत बड़ी बीमारी है, उससे मिडल लोब सिंड्रोम, हमारे फेफड़े का जो मधला हिस्सा है उसमें ये इंफेक्शन काम करता है और मिडल लोब का ब्रोंकिएक्टेसिस हो जाता है, क्योंकि वहां पर कॉज्ड बाय द ट्यूबरक्युलस लिम्फ नोड। टीबी बीमारी से लसिका ग्रंथि की वृद्धि होती है, टीबी से लसिका ग्रंथि की वृद्धि, और वृद्धि से ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ठीक है। देन सुपुरेटिव न्यूमोनाइटिस, कई कबार न्यूमोनिया हो जाता है और उसके इन्फेक्शन से वो ब्रोंकिएक्टेसिस की वो वॉल डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं और वो आगे चलकर ब्रोंकिएक्टेसिस में परिवर्तित हो जाते हैं। वूपिंग कफ एक कॉज है, बच्चे में जो वूपिंग कफ है, मीजल्स है, मीजल्स की भी बीमारी से वो बच्चों में आगे चलकर एडल्ट में ये ब्रोंकिएक्टेसिस की शिकायत पैदा हो सकती है। और बहुत सारे ग्राम निगेटिव इन्फेक्शन है, उसकी वजह से भी ब्रोंकिएक्टेसिस की बीमारी हो सकती है। एबनॉर्मल लंग डिफेंस मैकेनिज्म, नॉर्मल व्यक्ति हैं,
उसको दमे की शिकायत नहीं, उसको मिजल्स नहीं हो गया था, उसको वुपिंग कफ नहीं था, उसको टीबी नहीं था। सर मेरे को कुछ नहीं है, मैं स्मोकिंग भी नहीं करता। तो क्यों हो गई ब्रोंकिएक्टाइटिस? क्योंकि आपकी जो बॉडी की व्याधि प्रतिकारक क्षमता है, आपकी जो इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी कम है। इम्यूनिटी कम होने से अलग अलग अवयव इफेक्ट हो सकते हैं। हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स जो है, अवयव जो है, उसमें तकलीफ हो सकती है। एक तकलीफ लंग्स में भी, फेफड़े में भी हो सकती है, और आपको क्या हो जाएगा, इम्यूनोडेफिशिएंसी से ये ब्रोंकिएक्टाइटिस की बीमारी हो सकती है। श्वास नलिका का एबनॉर्मल, विकृत ढंग से विस्फारण, कफ संचिति और इन्फेक्शन, ये 3 शब्द कीवर्ड्स है। आज के लेक्चर में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ब्रोंकिएक्टाइटिस के लिए। श्वास नलिका का विकृत तरीके से विस्फारण, उसमें कफ संचित हो जाना, वो जो ल्यूमेन है, मार्ग जो है वो नैरो, संकुचित हो जाना, ऑक्सीजन कम मिलना। ध्यान से सुनिए, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। चलो, इम्यूनोडेफिशिएंसी, व्याधिक क्षमत्व क्यों कम होता है? ये प्रोटीन है, प्रोटीन्स, जो व्याधि क्षमता के जिम्मेदार हैं। IgA, IgM और IgG, इनकी डेफिशिएंसी, कमतरता होती है। और एक और किससे होती है कमतरता? साइटोटॉक्सिक थेरेपी। जो भी पेशेंट ब्लड कैंसर के होते हैं, ल्यूकेमिया, उनको कुछ केमोथेरेपी चल रही है, रेडियोथेरेपी चल रही है, उससे भी इम्यूनिटी कम होती है। और क्या होता है, देखिए होता है ब्रोंकिएक्टाइटिस, है ना। क्रॉनिक रीनल एंड हिपैटिक डिसऑर्डर्स, हमको कुछ किडनी की बीमारी है, लीवर की बीमारी, यकृत, वृक्क की बीमारी है, तो इसको लोगों को इम्यूनोडेफिशिएंसी से श्वास मार्ग की ब्रोंकिएक्टाइटिस का व्याधि हो सकता है। ठीक है, कारण का हमें पता चल गया। अभी हम विकृति क्या होती है डिटेल एक बार फिर सुनेंगे, पैथोलॉजी की बात करेंगे। ब्रोंकिएक्टाइटिस, द ब्रोंकियल डायलेटेशंस जो होता है विस्फारण, उसके 4 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार, जो आकार से बनाए गए नाम है, सिर्फ आकार है। कई आकार होते हैं, ग्लोब्यूलर, अनदर है फ्यूजिफॉर्म, सिलेंड्रिकल और ट्यूब्यूलर, जिसको रैट टेल भी कहते हैं। रैट टेल मतलब ट्यूब्यूलर, और बीड लाइक, मणि, मणि होता है ना, छोटा छोटा मणि। तो ये 4-5 प्रकार के आकार होते हैं, जो डायलेटेशन होता है ना, उसके आकार हैं सिर्फ, ये आकार से नाम दिए हुए हैं। ब्रोंकिएक्टाइटिक कैविटीज आर फॉर्म इन लोअर लोब्स, ये महत्वपूर्ण है। हमारे जो फेफड़े हैं, वो नीचे वाले हिस्सों में ये बीमारी ज्यादा होती है। ब्रोंकिएक्टाइटिस, श्वास नलिका का विस्फारण नीचे, ध्यान से सुनिए, हमारे खड़ा रहता हूं मैं यहां पर, ये नीचे वाले फेफड़े है ना, फेफड़े यहां हो जाएगा आपको। ठीक है, सब एक्शन करके दिखाते हैं डॉक्टर देशपांडे। ध्यान से सुनिए, ब्रोंकिएक्टाइटिस के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पर। फिर डॉक्टर देशपांडे की वीडियो की बहुत सारी खासियत है, वो पढ़ाते समय इतने आसानी से पढ़ाते हैं, हिंदी भाषा में पढ़ाते हैं, कुछ आयुर्वेद के बारे में बताते हैं, प्रिवेंशन के बारे में बताते हैं। वो धाड़ कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर नहीं देना चाहते, सबको समझ में आना चाहिए, विद्यार्थी, टीचर्स, डॉक्टर्स और पेशेंट्स। बात बनी, चलो आगे चलते हैं। लेफ्ट लंग इज मोर अफेक्टेड, बाया वाला जो लंग्स है ना, दाहिना और बाया, बाएं लेफ्ट साइड को ये ज्यादा बीमारी दिखी गई है। इंफ्लेमेटरी चेंजेस आर फाउंड इन डीपर लेयर्स ऑफ ब्रोंकियल वॉल, उसकी जो अंदर वाले म्यूकस लेयर्स है उसमें ज्यादा बिगड़ा होता है। सराउंडिंग लंग टिश्यूज में बी फाइब्रोज्ड, क्या हो जाते, व्रण हो जाते, जख्मा हो जाते, जख्म, हमारे श्वास नलिका में, लंग्स में जख्मे हो जाते, वुंड्स, माइनर इरिटेशन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और बाद में जब उसमें ठीक ठाक हो जाता है, वो फाइब्रोज्ड टिश्यू बनता है। ध्यान से सुनिए, फाइब्रोसिस का मतलब है लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। फाइब्रोस का मतलब है वो निकामी हो गए, उसमें अभी कार्य नहीं बनेगा, क्योंकि हमारी श्वास नलिका कैसी होनी चाहिए, अकुंचन प्रसरण, अकुंचन प्रसरण, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स, ये होना चाहिए। जब फाइब्रोस हो जाएगा लंग्स, तो नो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, नो इलास्टिसिटी, तो
अकुंचन प्रसरण नहीं होने से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का चलन वलन नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, सिम्टम्स क्या होता है, रुग्ण कैसे जानेगा कि मेरे को ब्रोंकिएक्टेसिस की शिकायत हो सकती है। पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम। इतनी खांसी, सूखी खांसी नहीं भैया, सूखी खांसी नहीं। ब्रोंकिएक्टेसिस की खांसी ज्यादातर 95% इट इज विथ लॉट ऑफ कफ। बलगम निकलता है, थूक निकलता है, बहुत सारा निकलता है, बहुत सारा निकलता है। कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन, लॉट ऑफ एक्सपेक्टोरेशन। आई एम सेइंग 97%, 2-3% देयर इज अ ड्राई वैरायटी, वेरी रेयर, वेरी रेयर। ज्यादातर आप कैसे जानेंगे, मेरे को बहुत सारा बलगम आ निकलता है। ये जो है ना, ये कफ निकलता कब ज्यादा है, टाइम क्या है उसका, टाइम निकलने का, तो दैट इज अ चेंज ऑफ पोस्चर। आप बैठे हैं हुए हैं, खड़े हैं, रात में सो जाते हैं, तो उस दफा जब आप बेड पर लेटेंगे तो आपको खांसी चालू हो जाएगी। एक्शन, प्रोफेसर डॉक्टर देशपांडे विद एक्शन। इतनी खांसी निकलती है, बेचारा परेशान हो जाता है, कफ निकलते जब ही इज लाइंग ऑन द बेड। और दूसरी बात, जब लाइंग डाउन है और सुबह को अभी उठ रहा है, उठने के तुरंत बाद अर्ली इन द मॉर्निंग आ गई खांसी आ गई। और एक बात ध्यान से, ये जो आता है वो कोपियस का मतलब है बहुत सारे कफ है उसमें, और प्यूरिलेंट है, उसमें पस भी है, येलो कलर है, ग्रीन कलर है, पीला रंग, हरा रंग होता है कफ को, ये डेंजरस है। पांड्रा सफेद कफ थोड़ा बहुत ठीक है, कौन सी भी ब्रोंकाइटिस में हो सकता है, कौन सी भी ब्रोंकाइटिस में थोड़ा बहुत तो कफ निकलता है, न्यूमोनिया में निकलता है, ज्यादातर पांड्रा। फिर जब भी पीला या हरा, येलो एंड ग्रीन, ऑलवेज इंडिकेट्स इंफेक्शन, वो इन जंतु संसर्ग को सूचित करता है। और एक चीज है सिम्टम में, फीवर, बुखार आ जाता है, आदमी को बुखार आना और कफ जो है वो पीले रंग का होना, हरे रंग का होना, मतलब इंफेक्शन हो गया, जंतु संसर्ग हो गया, एंटीबायोटिक देने की जरूरत रहेगी। ध्यान से सुनिए। देन आई हैव सेड इट इज फीटेड, ये बदबू आ जाती है, वो कफ जो निकलता है, हम जब ट्रे में लेते हैं तो बदबू आना, तो 3 शब्द ध्यान में रखिए, कोपियस बहुत सारा कफ है, प्यूरिलेंट उसमें पस है, और उसको बास आती है, फिटेड। 3 चीजें इज अ टिपिकल फीचर ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस। भूलना मत मेरे विद्यार्थी मित्र, मेरे डॉक्टर मित्र, भूलना मत। सिर्फ 2-3% में ये ड्राई कफ हो सकता है, उसको बोलते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस सिक्का, बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। हिमोप्टिसिस, ये थूक में से खून निकलना, थूक में से, कफ में से थोड़ा थोड़ा लाल रंग का खून निकलता है। वेरीज, इतना अमाउंट कितना रहता है, स्लाइट ब्लड टिंज स्पूटम टू द फ्रैंक हेमरेज, 1-2 चम्मच भी निकल सकते हैं, ड्रॉप्स लेते हैं, और बड़ा भी हो सकता है वो खून जो निकलता है वो। दिस इज ड्यू टू द ब्लीडिंग फ्रॉम ब्रोंकिएक्टेटिक कैविटीज, जो ल्यूमेन है ना, उस लाइन बाय ग्रेनुलेशन टिश्यू, जब जख्म हो जाती है वो भरते समय ग्रेनुलेशन टिश्यू होती है, उससे ये खून निकलता है। और फ्रॉम वैस्कुलर एनास्टोमेसिस, ड्राई टाइप ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस, दिस इज द ओनली सिम्टम। ड्राई में ज्यादा कफ नहीं रहेगा। फिर ये वाले लोग जो है वो बहुत कम है समाज में, व्यक्ति कम मिलते हैं, 2-3% ओनली, ज्यादातर 95% इज विथ लॉट ऑफ कफ। और एक बात है, चेस्ट पेन हो जाता है, छाती में दर्द होना, प्रदेश में जो है ना हमारा चेस्ट रीजन, चेस्ट पेन हो जाता है, खांसी आते आते बेचारा थक जाता है, मसल पेन हो जाता है, कई कबार उसमें ड्राई प्लूरसी या न्यूमोनिया, ये कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस इन एसोसिएशन विथ ब्रोंकिएक्टेटिक इंफेक्शन। तो न्यूमोनिया आप तो जानते हैं, बुखार तेज होता है और पेशेंट टॉक्सिक होता है, और इमीडिएटली उसको एंटीबायोटिक देने की जरूरत रहती है। सो
ब्रोंकिएक्टेसिस इज अ क्रॉनिक, और उसमें इंफेक्शन होने से क्या हो जाएगा, न्यूमोनिया। उसमें टीबी का इंफेक्शन हो गया तो ट्यूबरकुलस प्लूरसी हो जाएगी, छाती में पानी होना। जो प्लूरे रहते हैं ना, विसेरल एंड पैराइटल फ्लोरा, इसमें ज्यादा संचित सिक्रीशंस बन जाते हैं। फेब्राइल एपिसोड, बुखार, बार बार जब इंफेक्शन होता है तो बुखार आने लगता है और कफ का कलर येलो एंड ग्रीन हो जाता है। क्रॉनिक साइनोसाइटिस पाया जाता है। ब्रोंकिएक्टेसिस की वजह या शुरुआत में ये पेशेंट्स को ज्यादातर सर्दी जुकाम की शिकायत रहती है। साइनोसाइटिस, यहां पर कफ आता है, पेन होता है, सिर दर्द होता है। साइनोसाइटिस आप तो जानते हैं, पुराने वाली जुकाम होने से, सर्दी होने से, कोल्ड होने से ये प्रॉब्लम आ सकती है। ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में तकलीफ होती है ब्रोंकिएक्टेसिस में। इस पेशेंट को क्या होता है, क्योंकि ल्यूमेन छोटा हो गया, ऑक्सीजन आ नहीं रहा है अंदर, और ब्लड में ऑक्सीजन की, शरीर को ऑक्सीजन की कमी रही है, तो ब्रेथलेसनेस हो ही जाएगा। पेशेंट को डॉक्टर जब देखते हैं तो वो क्या क्या उनको मालूम पड़ता है। पहले एक स्पेशल फीचर है, ध्यान से सुनिए, उसको क्लबिंग बोलते हैं। इसका पिक्चर मैं दिखाने वाला हूं। क्लबिंग का मतलब है फिंगर्स को एग्जामिन करना पड़ेगा। ये अगला वाला जो हिस्सा है वो बड़ा बड़ा हो जाता है, उसको बोलते हैं क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है ब्रोंकिएक्टेसिस बीमारी की। कोई भी श्वास मार्ग की पुरानी बीमारी हो, हृदय की पुरानी बीमारी हो, तो क्लबिंग इन द फिंगर्स पाए जाते हैं। पल्मोनरी ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी, ध्यान से सुनिए, कभी सुना नहीं होगा आपको। श्वास मार्ग की विकृति से जिसको ब्रोंकिएक्टेसिस है, उस व्यक्ति को आर्थराइटिस भी हो सकता है, उस व्यक्ति को हड्डियों में दर्द भी हो सकता है ना। अचरज की बात, प्रॉब्लम तो मेरे श्वास मार्ग है, और कौन से अवयव अफेक्ट हो गए, मेरे बोनी जॉइंट्स अफेक्ट हो गए, मेरी हड्डियां भी अफेक्ट हो गई, उसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी। बहुत अलग बात बताई मैंने आपको आज। वेट लॉस पाया जाता है, ऑक्सीजन कम हो गया तो थकावट आ जाती है, पेशेंट को भूख नहीं लगती, और धीरे धीरे क्रॉनिक इंफेक्शंस के वजह से, एनोरेक्सिया की वजह से क्या हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है। फेब्राइल एपिसोड की मैंने बात कही थी, बुखार बार बार आ सकता है। ये देखिए क्लबिंग, स्नैपशॉट फोटो ले लीजिए, स्लाइड इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहां पर कर्सर देखिए, मेरा कर्सर, क्लबिंग देख रहे हैं ना आप यहां पर, ये देखिए क्लबिंग। थोड़ा सा टाइम लगे तो चलेगा, क्लबिंग अच्छे से देखिए। और क्या साइंस होता है चेस्ट में, ज्यादातर ऐसे शुरू में जब अटैक नहीं है, इंफेक्शन नहीं है, तो कोई ज्यादा साइंस नहीं देखेंगे। फिलहाल कभी कभार when there is no pulmonary fibrosis और no effusion, कोई साइंस आपको नहीं ज्यादा मिलेगी। फिलहाल जब एक्सुडेट्स बढ़ जाते हैं, देखिए यहां पर सिक्रीशंस बढ़ जाएंगे, कफ ज्यादा है, तो जरूर आपको ऑस्कल्टेशन में, पाल्पेशन में जरूर कुछ ना कुछ दिखाई देगा। डॉक्टर जब रुग्ण को परीक्षण करते हैं तो फेफड़े का, लंग्स का परीक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाथ से देखना चाहिए, जिसको पाल्पेशन बोलते हैं, परकशन करना चाहिए, या स्टेथोस्कोप लगाकर ऑस्कल्टेशन भी करना चाहिए, है ना। ये देखिए एक्सपांशन ऑफ चेस्ट, छाती फूलना, छाती नहीं फूलेगी, एक्सपांशन नहीं है, जकड़ गया है, फाइब्रोज्ड हो गया है हमारी छाती, फेफड़े। वोकल फ्लेमिटस इज डिमिनिश्ड। हाथ के छात, इसके ऊपर हाथ रखकर डॉक्टर बोलेंगे, यहां पर आप कहिए, रुग्ण को बोलेंगे 1 1 1 9 9 9 9। तो ये जो आवाज की, जो साउंड्स की जो लहरें हैं, वो कैसी फील होती है, उसको बोलते हैं वोकल फ्लेमिटस। और स्टेथोस्कोप लगाया, जो लहरें आ गई हैं शब्द की, उसको बोलते हैं वोकल रेजोनेंस। ध्यान से देखिए, वोकल फ्लेमिटस, वोकल रेजोनेंस। हम डॉक्टर लोग ये जान सकते हैं रुग्ण को तपासते समय, एग्जामिनेशन करते समय। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा खुद का YouTube चैनल में आप जाइए, जरूर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर प्लेलिस्ट देखिए, वहां क्लिनिकल एग्जामिनेशंस के 20 वीडियो है, 20 से ज्यादा। उसका एक वीडियो का नाम है
रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। कृपा करके मेरे प्यारे दोस्तों मेरा ये वीडियो जरूर देखिए, अच्छा है। कैसी करनी है एग्जामिनेशन बताया है मैंने, देखिए अच्छा पूर्वक देखिए। कृपा करके ये वीडियो बीच बीच में छोड़कर मत जाइए, आखिर तक देखिए। 1 घंटा सवा घंटा आपका स्टैमिना रहना चाहिए। आपको सीखना है भैया, आपको सीखना है। सीखने के लिए तपश्चर्या चाहिए। ये कोई ऐसा मामूली सा कोई कॉमेडी वीडियो नहीं है जो 2-5 मिनट में, या कुछ टेक्नोलॉजी का वीडियो नहीं है 2-3 बातें कह दी चलो चली जाइए, ऐसा नहीं है भैया। पूरी की पूरी जानकारी विथ डिटेल्स डॉक्टर देशपांडे हमेशा देते हैं। तो ये उनकी वीडियो की खासियत है। लंबा है फिलहाल अच्छा है। चलो ये देखिए फाइंडिंग्स कहाँ मिलते हैं। रास, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड है। जब डॉक्टर लोग स्टेथोस्कोप लगाते हैं तो उनको पता चलता है कि इसके फेफड़े में कफ है या कफ नहीं है। उसको आयुर्वेद में शब्द दिया है कफज ध्वनि एंड वातज ध्वनि। वातज ध्वनि का मतलब है रोंकाय, और कफज ध्वनि जब स्राव बढ़ते हैं तो एक अलग सी आवाज पैदा होती है, उसको बोलते हैं रास, RALES। कर्सर देखो मेरा, भैया कर्सर देखो, ये दोनों तरफ राइट एंड लेफ्ट आपको मिल जाएंगे, और नीचे वाले हिस्सों में ये ज्यादा सेंस मिलेंगे। ब्लड की जांच करते हैं, खून जांच करेंगे तो इस ब्रोंकिएक्टेसिस के पेशेंट में सफेद पेशी, जो सोल्जर्स बोलते हैं, हमारे सोल्जर्स कौन है, व्हाइट ब्लड सेल, इनकी संख्या ज्यादा मिलेगी। और न्यूट्रोफिल्स उसका एक प्रकार है, आप तो जानते हैं सफेद पेशी, व्हाइट WBC टाइप्स क्या है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। इसमें से इंफेक्शन रहते समय न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाते हैं, इसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स। स्पूटम कल्चर करना चाहिए। थूक आ जाती है, स्राव आता है, कफ आता है, कौन सी ऑर्गेनिजम्स है, कौन से जंतु है, कौन सा जंतु संसर्ग है, इसी हिसाब से प्रॉपर अच्छा एंटीबायोटिक मिल गया तो अच्छे हो जाएंगे, नहीं मिला तो प्रॉब्लम है। तो इसीलिए ये कौन से जंतु है, ई कोलाई, प्रोटियस, स्यूडोमोनास, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ये सब जंतु के नाम हैं। उसको ध्यानपूर्वक देखिए। ये एग्जामिनेशन लैब में क्या करते हैं, क्लोनिकल फास्ट फ्लास्क, एक कांच के वेसल लेते हैं, उसमें हमने स्पूटम डाला तो उसमें 3 लेयर्स मिल जाते हैं। ये पैथोलॉजी वाली बात है। कौन से 3 लेयर्स, पहला ऊपर वाला है फ्रॉथ, नीचे बीच में वाला है पार्टिकल्स लाइक एपिथेलियल डेब्रिस एंड बैक्टीरियल मासेस, एंड जो लोअर वाला है उधर पस मिलेगा, आपको पस मिलेगा। ये स्पेसिफिक पैथोलॉजिकल टेस्ट है, वो ब्रोंकिएक्टेसिस के लिए वेरी स्पेशल है। कोनिकल फ्लास्क स्पूटम टेस्ट, कोनिकल फ्लास्क स्पूटम टेस्ट। फिर उससे भी आगे चलते हैं, एक्सरे टेस्ट कराना चाहिए, छाती का फोटो निकालना चाहिए। उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें ये स्पेशल टिपिकल फीचर रहते हैं, वो श्वास नली का विस्फारित होने से कैसे दिखती है। एक्सरे में हमारे फेफड़े कैसे देखेंगे, ये देखिए, बर्ड्स नेस्ट, जो पंछी होते हैं उसका जो घोंसला होता है, बर्ड्स नेस्ट, उसी तरह उसका अपीयरेंस दिखाई देता है हमारे फेफड़े का एक्सरे में। और दूसरा बताया गया है हनी कोम्ब अपीयरेंस, मधुमक्खी, मधुमक्खियां, वो हनी कोम्ब, उनका जो घोंसला उसी तरह का वो हमारा फेफड़े का आकार हो जाता है, बन जाता है, तो उसको बोलते हैं हनी। ये 2 शब्द विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। MCQ में, MD एंट्रेंस में ये पूछा जा सकता है कि ब्रोंकिएक्टेसिस का एक्सरे टेस्ट कैसा है। 3 शब्द ध्यान में रखिए, बर्ड्स नेस्ट, हनीकोम्ब अपीयरेंस और ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस, ऐसा ऐसा, और सर्कुलर अपीयरेंस लाइक रिंग्स। ये सब डिफरेंट आकार आ जाते हैं श्वास नलिका के वजह से, वो विस्फारित होने की वजह से। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन है CT स्कैन, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। हमारी लंग्स, फेफड़े हम देखेंगे, स्पेशली हाई रिजोल्यूशन CT स्कैन इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर ब्रोंकिएक्टेसिस। कौन से श्वास नलिका में ज्यादा बिगाड़ हुआ है वो एक्सरे से नहीं पता चलेगा, वो खून की जांच से नहीं पता चलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ हाई रिजोल्यूशन
सीटी स्कैन से ही पता चलेगा। अगली वाली टेस्ट है ब्रोंकोस्कोपी। कई कबार डॉक्टर अंदर झांक कर देखते हैं दूरबीन से और पता चलता है कि वहां कुछ फॉरेन बॉडी है क्या, वहां कोई कैंसर की गांठ है क्या, उससे वो प्रॉब्लम आ गया क्या, ऑब्स्ट्रक्शन का, रुकावट किससे है, वो प्रत्यक्ष देखने के लिए कई कबार ब्रोंकोस्कोपी की जा सकती है, स्पेशली व्हेन वी आर नॉट एबल टू डायग्नोज द रीजन फॉर हेमोप्टिसिस। ये खून क्यों आ रहा है बार बार, तो उसकी वजह देखने के लिए ब्रोंकोस्कोपी की नेसेसरी है, आवश्यकता है। कोई भी श्वास मार्ग की बीमारी हो, स्पेशली ब्रोंकियल अस्थमा, तीन चीजें मैं बताई, ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकिएक्टेसिस एंड एम्फीजिमा। ये जो पुराने वाले जो श्वास मार्ग की बीमारियां हैं, उन बीमारियों में हर एक डॉक्टर ने आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी रुग्ण का पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाना चाहिए। जैसे हम हृदय में 2D एकोग्राम करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, उसी तरह लंग फंक्शन टेस्ट करवानी ही चाहिए। उसमें क्या हो जाएगा, कमी पा जाएगी कि ये अच्छी तरह से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो पल्मोनरी लंग्स का कार्य, फेफड़े का कार्य कम हो गया है, ये इसकी जानकारी 100% श्योरिटी इससे चलेगी, लंग फंक्शन टेस्ट। देन आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। जब ये ब्रोंकिएक्टेसिस का सीवियर अटैक आ जाएगा, इन्फेक्शन सीवियर है, पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल में, रुग्णालय में प्रवेशित होने के बाद आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस करने से ऑक्सीजन का प्रमाण कितना मात्रा में कम है, ऑक्सीजन कितना कम है, इसको बोलते हैं हाइपोक्सिया, इसका पता चलेगा। और दूसरा, ये रुग्ण में जब ऑक्सीजन कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं एसिडोसिस। हमारा जो खून है वो बहुत अम्लीय धर्म का हो जाता है, एसिडिक बन जाता है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ये तकलीफ वाली बात है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा। ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या देखेंगे, ब्रोंकिएक्टेसिस की जैसी लक्षण कौन सी बीमारियों में पाए जाते हैं। एक है लंग एब्सिस, दूसरा है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, तीसरा वाला है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। इसके हर एक के अलग अलग लक्षण है, वो तो आपको पता है, उससे हम क्या मालूम कर सकते हैं, नहीं भैया ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सिर्फ क्या है, ब्रोंकिएक्टेसिस की बीमारी, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। आयुर्वेद में बताते हैं व्याधि व्यवच्छेदक निदान। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस के, हम अच्छी तरह से आयुर्वेदिक उपचार नहीं ले, सिर्फ एलोपैथी के एंटीबायोटिक्स ले लिया, बात खत्म, गलत चीज है। ब्रोंकिएक्टेसिस के लिए हर पेशेंट ने अपने अपने नजदीक वाले आयुर्वेद रुग्णालय या आयुर्वेदिक वैद्य के पास जाना ही चाहिए। नहीं मालूम है, मैं हूं ना, आप सीधा मेरे को मेल कर दीजिए कि सर मेरे को ये ब्रोंकिएक्टेसिस की तकलीफ है, कुछ तो कुछ मेरे को सलाह दे दीजिए, जरूर दे दूंगा आपको। तो इसके कॉम्प्लिकेशन हो जाता है ट्यूबरकुलोसिस, उससे प्लूरसी हो जाती है, बार बार खून आ जाता है, हिमोप्टिसिस, लंग एब्सेस हो सकता है पस की वजह से, सेरेब्रल एम्बोलिज्म, यहां कुछ गुठली निकल गई रक्त की, ब्रेन में जाकर एम्बोलिज्म और पैरालिसिस हो सकता है, इतना सारा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। क्रॉनिक कॉर पल्मोनेल, हृदय और इसकी जो लंग्स की जो कनेक्शन रहता है उसमें भी बिगाड़ आ सकता है, क्योंकि हार्ट लंग एपरेटस ये तंदुरुस्त होने की जरूरत है। क्या करेंगे मैनेजमेंट, मॉडर्न वाले लोग बताते हैं, एलोपैथी वाले लोग पोस्चुरल ड्रेनेज, इसको लंग फिजियोथेरेपी भी कहते हैं। एक बार फिजियोथेरेपिस्ट को घर बुलाकर उससे ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। ये पोस्चुरल, हमारा जो अंदर संचित हुआ जो कफ है वो बाहर निकालने की बहुत सख्त जरूरत है, वो बार बार बाहर निकलने से ही इंफेक्शन से आप बच सकते हैं। जो भी कफ पैदा होता है निकाल दो बाहर, ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट कम करने की कोशिश करो, तो ही आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा, है ना बात। तो पोस्चुरल ड्रेनेज, disease is located in the lower lobe, patient lies on the edge of the bed, हमारा जो बिस्तर है उसके जो एज है उसकी तरफ आ जाइए, नीचे झुक जाइए और अपने हाथ
जमीन के ऊपर रखिए और दिस पोजीशन से कफ निकालने की कोशिश कीजिए। कफ निकालने की कोशिश कीजिए। जब हम सुबह में उठते हैं, बेड से उठने से पहले ये पोस्चुरल ड्रेनेज, कफ निकलने की प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए आप आपकी खुद की फैमिली फिजिशियन की तरफ से या घर में लंग फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाकर ये सीखने की कोशिश कीजिए। बाद में आप खुद के खुद कर सकेंगे, है ना। दिस इज कंटिन्यूड फॉर 20 मिनट्स ऑन एन एम्प्टी स्टमक वंस और ट्वाइस डेली। ये एक्सरसाइज, लंग वाला एक्सरसाइज 2 दफा करना चाहिए। 20-20 मिनट तक कफ निकाल देना चाहिए। 5 मिनट से लेकर 15-20 मिनट तक ये करने से कफ निकल जाएगा। हर रोज करना पड़ेगा। जब भी कफ है तो पोस्चुरल ड्रेनेज करना ही पड़ेगा। ब्रोंकिएक्टाइटिस के लिए सिर्फ, अलग कौन सी भी बीमारी नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, न्यूमोनिया नहीं है, ब्रोंकियल अस्थमा नहीं है, एम्फीजिमा में। ये पोस्चुरल ड्रेनेज किसकी ट्रीटमेंट है? पोस्चुरल ड्रेनेज इज अ ट्रीटमेंट ओनली फॉर ब्रोंकिएक्टाइटिस। आ गई बात। कई दफा पेशेंट इतना ओल्ड रहता है, बूढ़ा रहता है, बेचारे को ये नहीं जमता, तो उस दफा उसको एडमिट करके डॉक्टर्स लोग ब्रोंकोस्कोपिक एस्पिरेशन करते हैं। खींच लेते हैं, मशीन रहता है उनके पास, सक कर लेते हैं और निकाल देते हैं कफ। तो बुढ़ापे में रुग्ण को पोस्चुरल ड्रेनेज खुद का खुद नहीं आता तो कम से कम हफ्ते में एक बार रुग्णालय में प्रवेशित करके ब्रोंकियल एस्पिरेशन करवाना चाहिए। दूसरी बात, उसको इनहेल्ड ब्रोंको डायलेटर्स देते हैं, क्योंकि ये अभी क्या अकुंचित हो गए ना, अकुंचित, उसका कफ भर गया, उसमें श्वास मार्ग में कफ भर गया। तो हम क्या करेंगे, जो जो है हमारे पास उसको डायलेट करने की कोशिश करेंगे। उसको बोलते हैं ब्रोंको डायलेटेशन। जो भी नॉर्मल है वो ब्रोंको डायलेटेशन करवा लेंगे कुछ मेडिसिन से, और उसको भी आपसे राहत मिलेगी, ऑक्सीजन मिल जाएगा आपको। जब भी हमारा जो कफ है पीला रंग का, हीरा रंग का है, तो एंटीबायोटिक्स देना चाहिए, क्योंकि बुखार है, ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स है उसमें। तो कैसे पता चलेगा? थूक की जांच की जाती है, स्पूटम एग्जामिनेशन फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। ये टेस्ट करेंगे और उससे हमें पता चलेगा। इफ द डिसीज इज लिमिटेड टू एनी वन पार्ट ऑफ द लंग, बाय चांस ऐसा हो गया कि सिर्फ एक हिस्सा 2 साल 5 साल हो गए, बाकी का लंग बिल्कुल तंदुरुस्त है, सिर्फ एक लोकलाइज्ड पार्ट डैमेज है कुछ अलग फॉरेन बॉडी या कुछ वजह से, तो उसके लिए लोबेक्टोमी करते हैं, सर्जरी करते हैं। वो जो खराब हुआ, डैमेज हुआ जो पार्ट है वो निकाल देते हैं और परमानेंटली उसकी तरफ इलाज करवा देते हैं। न्यूमेनोक्टोमी बोलते हैं उसको। बट ये कब करते हैं? जब पेशेंट 40 इयर्स के नीचे हैं, उम्र ज्यादा है, 50 साल 40 साल से उम्र, कई सर्जरी नहीं कर सकते। सर्जरी किससे करेंगे? जिसकी आयु अभी बची है, जो यंग है, यंग मिडिल पेशेंट है 40 प्लस और बार बार कफ निकलता है, उसको राहत देने के लिए कई कबार, कम करते हैं, कई कबार सर्जरी का भी इस्तेमाल ब्रोंकिएक्टाइटिस में किया जा सकता है। और एक बात नीचे लिखा है, सर्जरी इज ऑल्सो डन इन मासिव हेमाटोसिस। आपको लगता है कि एक ही भाग डैमेज है या तो बहुत सारा खून निकल आ रहा है, उससे एनीमिया पेशेंट को हो रहा है, तो उसके लिए भी लोबेक्टोमी हम कर सकते हैं। इसके अलावा उस पेशेंट को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो, ब्रोंकोस्पैज्म हो, साइनोसाइटिस की जो भी अलग अलग श्वास मार्ग की टॉन्सिलाइटिस हो, सर्दी जुकाम की बीमारी हो, उसके ऊपर तुरंत इलाज करवाने चाहिए, नहीं तो ब्रोंकिएक्टाइटिस की बीमारी धीरे 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 बढ़ती जाएगी। तो अलग कुछ शिकायत है श्वास मार्ग के, फटाफट निकाल दो, ट्रीटमेंट करवा लो उसकी। और एक बात, लंग के अलावा पेशेंट का पूरा जो शरीर है उसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। उसको हम नरिशियस डाइट लेने के लिए बोलेंगे, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। मल्टीविटामिन देंगे, बीप्लेक्स टैबलेट देंगे। एनीमिया हो तो एनीमिया ट्रीट करेंगे, रक्त की कमी है तो रक्त के लिए ट्रीटमेंट देंगे।
क्रॉनिक सेप्टिक फोका इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज ट्रीटेड। जहां भी टॉन्सिल रहते हैं, जहां भी साइनोसाइटिस रहती है, जो अलग कुछ श्वास मार्ग की तकलीफ है, जंतु संसर्ग है, तो तुरंत वो दुरुस्त करवाना चाहिए। ये तो फास्ट रिवीजन है, ये 2 स्लाइड्स फास्ट रिवीजन। अभी जो पौना घंटा में पढ़ा रहा हूं, फाट देखिए। परमानेंट डायलिटेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, कॉजेस है क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीजेस लाइक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, सिम्टम्स है कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन रिलेटेड टू द चेंज ऑफ पोस्चर, हेंस प्रोमिनेंट इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग और व्हाइल गोइंग टू द बेड। ज्यादा कफ निकलता है। कोपियस कैसा होता है कफ? बहुत ज्यादा। और प्यूरिलेंट पस होता है उसमें। रेयरली बहुत कम है हिमोप्टिसिस, खून निकलता है। चेस्ट पेन रिकरेंटली, बार बार दर्द होता है छाती में, फेफड़े में। ड्राई प्लूरसी, फेब्राइल एपिसोड ड्यू टू द सेकेंडरी इंफेक्शन, प्राइमरी नहीं सेकेंडरी इंफेक्शन, बुखार आ जाता है। एक बार पहले वाला जो चित्र दिखाया था, ये देखिए नॉर्मल ल्यूमेन, ऑक्सीजन अच्छी तरह से आ जाता है। यहाँ ल्यूमेन कितना छोटा है, ये सब कफ से भरा हुआ है। देखिए सब कफ है यहाँ पर। लॉस ऑफ इलास्टिसिटी चली गई तो ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छा नहीं होगा। ये देखिए इन्फ्लेमेशन पहला है, इन्फ्लेमेशन से ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन से ब्रोंकिएक्टाइटिस हो गया, उसमें इन्फेक्शन आ गया, फिर इन्फ्लेमेशन आ गया, तो उसको बोलते विशियस साइकिल, बैड साइकिल है। बहुत क्या बोलते हैं उसको, खराब तरीके का ये चक्र बन जाता है। उससे हमें छुटकारा मिलाना चाहिए। एक्सरे देखा है, सिलेंड्रिकल, वेरिकोज और सिस्टिक, ये 3 टाइप्स की। यहाँ पर देखिए बड़े बड़े सब आपको मार्क दिख रहे हैं, ये बड़े बड़े हो गए, इसलिए वो व्हाइट और बड़े बड़े दिख रहे हैं आपको रेडियोलॉजी में, एक्सरे में। जनरल सिम्टम्स मैंने पहले बता दिया, थकान आ जाती है, मेलेज, लॉस ऑफ वेट, ऑन एग्जामिनेशन क्लबिंग फिंगर्स में दिखाई देगा, इंपेयर्ड रेजोनेंस, परकशन डल नोट आ जाएगा, वोकल रेजोनेंस डिक्रीज हो जाएगा, प्लेंटी ऑफ लेदरी रास, कफज ध्वनि मिल जाएंगे। एक्सरे चेस्ट क्या दिखेगा, बर्ड्स नेस्ट अपीयरेंस इन द बेसल लंग, पोस्टुलर ड्रेनेज ट्रीटमेंट है, ब्रोंकोस्कोपिक एस्पिरेशन है और एंटीबायोटिक्स देने हैं। नाउ आयुर्वेद 10 मिनट के लिए दे दो भैया, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको। ब्रोंकिएक्टाइटिस में आयुर्वेद का इस्तेमाल जरूर कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि वो जो बार बार संचित होती है, उसके लिए मॉडर्न लोग क्या बोलते हैं, ड्रेन करवा लो, निकल तो बस। नहीं, आयुर्वेद के लिए बहुत सारे कारण और उपचार बताए गए हैं। ध्यान से सुनिए, आगे वाले 2-3 स्लाइड्स आपको जीवन में सुधार आ लेंगे। आप बहुत खुश हो जाएंगे, अरे ब्रोंकिएटाइटिस का आयुर्वेद का इलाज मिल गया, आयुर्वेद का इलाज मिल गया। ध्यान से सुनिए, वात पैथोलॉजी, आयुर्वेद की कुछ लैंग्वेज है, आयुर्वेद की खुद की एक परिभाषा है। वो परिभाषा धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। आयुर्वेद में बोलते हैं स्रोतो वैगुण्य, जो श्वास मार्ग है उसको बोलते हैं स्रोतस, प्राण वह स्रोतस। वो मार्ग छोटा बन गया तो उसको बोलते हैं वैगुण्य, स्रोतो वैगुण्य, पैथोलॉजी छोटा हो गया। पहले वाला तो मतलब डायलिटेशन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, और अंदर का जो ल्यूमेन है वो छोटा हो गया, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। तो वो जो कमी बन गई हमारी फेफड़े में, वो बढ़ाने के लिए, उसकी ताकत, फेफड़े की इलास्टिसिटी, श्वास मार्ग की इलास्टिसिटी बढ़ाने के लिए प्राणायाम करना ही चाहिए। देखिए एम्प्टी स्टमक, लूज क्लोथ, अर्ली मॉर्निंग रिचुअल्स कंप्लीट होने जाने के बाद, टट्टी हो जाने के बाद, ऐसा प्राणायाम का एक्सरसाइज 10 बार, 10 दफा सुबह, 10 दफा दोपहर को, 10 दफा शाम को करते रहिए, बहुत फायदा हो जाएगा आपको। कफ जब ज्यादा बढ़ता है, कफ की भी ये शिकायत है, पहला वाला वात, क्योंकि कभी हलचल है तो वात है, और जो कफ संचित है उसके लिए विकृत कफ है, न कि नॉर्मल कफ। तो क्या करनी चाहिए हमें, एंटी कफ ट्रीटमेंट देनी चाहिए टू प्रिवेंट एक्सेसिव म्यूकस एक्यूमुलेशन, स्पेलिंग के लिए माफ कीजिए, एक्यूमुलेशन है, और गेटिंग चांसेस ऑफ एक्सेसिव एक्यूमुलेशन है ना, संचित नहीं होना चाहिए। तो संचित कफ नहीं होने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें सुधार लाएंगे, हमारा खाना पीना है उसमें बदलाव लाएंगे, हमारी जो जीवन शैली है उसमें भी बदलाव लाने की जरूरत है, और आयुर्वेद की मेडिसिन ले लेंगे। कफ की गुण क्या है, कफ है गुरु, कफ है शीत,
कफ है स्निग्ध, कफ है मंद और कफ है स्थिर। तो ये प्रॉपर्टीज कम रखनी चाहिए, ऑप्टिमल रखनी चाहिए। गुरु प्रॉपर्टी किससे बढ़ते हैं? जब आप ज्यादा हेवी फूड लेते हैं। हाई कैलोरी फूड लेने से कफ के स्राव बढ़ेंगे, ब्रोंकिएक्टेसिस की शिकायत बढ़ेगी। तो आपको कभी भी हाई कैलोरी पचन करने में दिक्कत आने वाले पदार्थ लेने नहीं चाहिए। ऑलवेज यू डू द फ्रेशली कुक्ड फूड, ताजा ताजा गरम गरम थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। अवॉइड सेडेंटरी लाइफस्टाइल, दिन भर में सिर्फ बैठे 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 हैं, कुछ इधर उधर आप घूम नहीं रहे हैं, तो ये तकलीफ है। उससे कफ बढ़ेगा, ओबेसिटी बढ़ेगी और कोलेस्टेरॉल बढ़ेगा और कफ संचिति बढ़ेगी, ब्रोंकिएक्टेसिस में तकलीफ आएगी। क्या करेंगे? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मेरे को ब्रोंकिएक्टेसिस नहीं होना है तो क्या कर सकते हैं? पहले स्टॉप स्मोकिंग। इफ यू आर स्मोकिंग, इफ यू आर स्मोकर, स्टॉप स्मोकिंग। बिल्ट अप इम्यून सिस्टम, हमारी व्याधि प्रतिकार क्षमता बढ़ाइए। च्यवनप्राश ले लीजिए हर रोज। ये कोरोना पैंडेमिक में भी मैं हमेशा बताता हूं, हर व्यक्ति ने आमरण जीवन तक च्यवनप्राश 2 चम्मच लेना चाहिए। आफ्टर मॉर्निंग रिचुअल्स, पेट खाली होने से अच्छी ढंग से बिफोर ब्रेकफास्ट 2 बड़े बड़े चम्मच च्यवनप्राश खाते रहिए, खाते रहिए। कुछ ही प्रॉब्लम नहीं है। आपके लंग्स, आपके फेफड़े काम करने में सुधार लाएंगे। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, मैं टॉल क्लेम नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर देशपांडे कभी भी ऐसे नहीं लोगों को झूठा आश्वासित करते कि मेरे पास आओ, मैं आपको पूरा का पूरा आपकी बीमारी चली जाएगी। अरे कैसी चली जाएगी भैया? दमे की बीमारी, ब्रोंकिएक्टेसिस की बीमारी, एम्फीजीमा की बीमारी पूरी की पूरी नहीं जाती भैया, नहीं जाती। हम क्या करेंगे? हम वो बीमारी का जो अटैक है, फ्रीक्वेंसी है, इंटेंसिटी है, वो डेफिनेटली कम करेंगे, डेफिनेटली। और आपको आनंदित करवा देंगे। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ आयुर्वेद की उपचार से निश्चित रूप से बढ़ेगी। कृपा करके मेरा सेंटेंस लिख दीजिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी जीवन की आयुर्वेद की ट्रीटमेंट से जरूर बढ़ेगी। आपके नजदीक के फैमिली फिजिशियन के पास जाइए आयुर्वेदिक, या नहीं तो डॉक्टर देशपांडे के पास आ जाइए। बिल्कुल आश्वासित करता हूं आपको। अवॉइड स्टेइंग इन द एयर पोल्यूटेड और क्राउडेड एरिया। आपको मालूम है आपके फेफड़े कमकुवत है, तो आपको ज्यादा एक्सपोज नहीं होना है, नहीं तो आपको कोरोना हो गया तो तकलीफ की बात है, मृत्यु भी हो सकता है। ध्यान से सुनिए। रेगुलर गर्लिंग विथ सॉल्ट टर्मेरिक वाटर, ये हल्दी का पानी करके, नमक का पानी करके सुबह सुबह गरम गरम पानी से गर्गलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अवॉइड कफ की संचिति कम करने के लिए कोल्ड शीत पदार्थ का इस्तेमाल मत कीजिए। फ्रीज वाले पदार्थ मत खाइए। कोल्ड ड्रिंक्स मत लीजिए। अवॉइड आइसक्रीम, ये पूरी गलत बात है। ब्रोंकिएक्टेसिस श्वास वाले बीमारी के लिए ये बहुत ही गलत चीज है। अवॉइड फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, लाइक जो हमारी आयुर्वेद के हिसाब से जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स है उसको सिक्रीशंस बढ़े जाते हैं, तो आप अवॉइड करनी चाहिए। दही का इस्तेमाल मत कीजिए, कर्ड मत लीजिए। साउथ इंडियन डिशेस ढोकला, उत्तप्पा आपको लेने की इजाजत नहीं है। वार्म फूड लेना चाहिए, वार्म वाटर लेना चाहिए, मेडिकेटेड वाटर। जिंजर डालिए पानी में, उबालिए, ब्लैक पेपर मरीच डालिए, या क्लो लवंग लौंग लौंग डालिए पानी में, पानी को उबाल दीजिए। 1 लीटर पानी से 250 ml बना दीजिए और वो गरम गरम पानी थर्मास में लेकर हमारे स्कूल में जाइए, ऑफिसेस में जाइए, काम पर जाइए, वही गर्म पानी पी लो। आपको निमोनिया नहीं होगा, आपको ब्रोंकिएक्टेसिस की सिक्रीशन नहीं बढ़ेगी, आपको बुखार नहीं आएगा, आपका कफ पीला और हरे रंग का नहीं होगा। मैं आश्वासित करता हूं। ये पीपीटी ध्यान में रखिए, पीपीटी ध्यान में रखिए। रेगुलर सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार, ओम सूर्याय नमः, सूर्य नमस्कार, सन सैल्यूटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए। प्रिवेंट द चिली विंड, जो बाहर हवा बहती है ठंडी ठंडी, उसमें मत जाइए। प्रोटेक्ट करिए, आपका स्कार्फ लगा दीजिए, यहाँ स्कार्फ लगा दीजिए, टॉवेल लगा दीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए। रेन में मत भीगो, बारिश में मत भीगो, ये अलाउड नहीं है आपको। आपको ब्रोंकिएक्टेसिस है,
आपको दमे की बीमारी है, आपको एम्फीजीमा है, नहीं अलाउड है। माफ कर दीजिए मेरे को। आपको जीवन में आनंदित होना है तो ये नहीं करें। ये बारिश का आनंद अंदर घर में बैठकर आनंद लीजिए, बाहर मत जाइए। प्रिवेंट फैंस, हमारे घर में जो फैंस रहते हैं, एयर कंडीशनिंग, उससे बचना चाहिए। आप बिल्कुल एयर कंडीशनिंग नहीं चाहिए आपके लिए। आयुर्वेदिक पंचकर्म फ्रॉम एक्सपर्ट्स लाइक योर फैमिली आयुर्वेदिक डॉक्टर और डॉक्टर देशपांडे। वमन या विरेचन करवा लीजिए। जिसको कफ प्रकृति है, खट्टा कट्टा आदमी है, बहुत सारा बलगम निकलता है, तभी वमन कर सकते हैं। एक कृश वाला व्यक्ति है, हिमोप्टिसिस है, ध्यान से सुनिए, उसको वमन नहीं देते। जो अंडरवेट है, जो लो वेट है, जिसको पहले से ही इम्यूनोडेफिशिएंसी की शिकायतें हैं, उसको बार बार खून निकलता है, उसको कभी भी वमन मत दो। उसके पहले एक टेस्ट करवा लो, वमन देने से पहले ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटीसीटी की एग्जामिनेशन वो नॉर्मल है, खून निकलने का इतिहास नहीं मिल रहा है, घट्टा कट्टा आदमी है, बहुत कफ निकलता है, तभी वमन दीजिए। वमन जिसको दे नहीं सकते उसको आसानी से हम विरेचन चिकित्सा कर सकते हैं, परगेटिव्स दे सकते हैं, वो जरूर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ नारायण ऑयल, नारायण 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 शतावरी, उसकी प्लांट हर कौन सी है? एस्परगस रेसिमोसस, वात हर है। इलास्टिसिटी कम है ना आपकी, फेफड़े की इलास्टिसिटी, तो हम इलास्टिसिटी बढ़वा लेंगे। हम इलास्टिसिटी आपकी बढ़ाएंगे, लंग्स की ताकत बढ़ाएंगे। कैसे करेंगे? हर रोज स्नान के पहले महानारायण तेल हल्के ढंग से मसाज कर दिए, चेस्ट मसाज, और बाद में फोमेंटेशन करिए, सेक दीजिए, सेक फोमेंटेशन। स्नेहन और स्वेदन करने से फेफड़े की इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ विल डेफिनेटली इंप्रूव बाय ब्रोंकिएक्टासिस इन ब्रोंकिएक्टासिस। और एक चीज, कफ की संचिति, कफ का प्रमाण नियंत्रित करने के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट 3 हर्ब्स हैं। 3 कटु, कटु का मतलब है लिटिल स्पाइसी, लिटिल स्पाइस, तीखा तीखा, सुंठ, मरीच और पिप्पली। लिख दीजिए, सुंठ मरीच पिप्पली, इसको बोलते हैं त्रि का मतलब है 3 कटु हर्ब्स है। ये त्रिकटु टैबलेट मिलती है, वो सुबह सुबह 2 टैबलेट गर्म पानी के साथ लीजिए, कफ की शिकायत कम हो जाएगी। और हमारे पूरे शरीर का चलन वलन अच्छे रहने के लिए टट्टी साफ होने की बहुत ही जरूरत है। तो उसके लिए टैबलेट त्रिफला 2 टैबलेट। त्रिफला का मतलब 3 फ्रूट्स, हिरड़ा, बेहड़ा और आवड़ा, हरड़ा, बहेड़ा और आमला। तो ये जो 3 फल है, फ्रूट्स है, उसको बोलते हैं त्रिफला। इसकी भी चूर्ण भी आता है, टैबलेट भी आती है, और टैबलेट 2 टैबलेट्स इन द वार्म मिल्क आप ले लीजिए। उससे अलावा बारिश का मौसम है, ठंडी का मौसम है, और कफ ज्यादा चल रहा है आपके शरीर में, खांसी ज्यादा रहती है, उसके कफ निकलता है, तो आप एक लोजेंजेस चूसने वाली टैबलेट हर 2 घंटे के बाद 1 टैबलेट दिन भर में चूस करवा लीजिए। चूसना चाहिए लवंग आदि वटी, इसमें लवंग है, लौंग, क्लो है, क्लो, तीखा तीखा, लवंग आदि वटी चूसने की कोशिश कीजिए। इससे आपका कफ काबू में आ जाएगा, गले की खराश कम हो जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ टॉपिक। जब भी किसकी मैनेजमेंट करना आयुर्वेद के हिसाब से, डॉक्टर देशपांडे नेशनल इंटरनेशनल मैनेजमेंट करते हैं पेशेंट्स के, तो कैसे करते हैं? वो 3 टाइप्स के इस्तेमाल करते हैं, आहार, विहार और औषधि। आहार का मतलब है डाइट एडवाइस देता हूं मैं, लाइफस्टाइल एडवाइस, और मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर देता हूं। ध्यान से सुनिए, ये वीडियो एजुकेशनल वीडियो है, तो डॉक्टर आर देशपांडे इज प्रिपेयरिंग ऑडियो वीडियोस and publishing on the YouTube channel. Only purpose is education to the medical students, teachers and medical practitioners. Also, it can indirectly help to increase the general knowledge of the layman. But self-medication without consultation to the doctor should strictly be avoided. No medication, मैं पूरे तमाम सोसाइटी को, पब्लिक को दरख्वास्त विनती करता हूं, अरे क्यों आप खुद इलाज करवा लेते हैं और कॉम्प्लिकेशन बढ़वा लेते हैं?
जाइए नजदीक वाले आयुर्वेद वैद्य के पास रुग्णालय में, नहीं तो डॉक्टर देशपांडे मैं हूं ना, घबराइए मत। तो मैं आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ध्यान से सुनिए, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है राजेंद्र देशपांडे। उसमें लिख दीजिए सर्च में, तो मेरा एक फोटो और नाम आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट दिखाई देगी आपको, बहुत सारे ग्रुप्स है, 15-20 ग्रुप्स है। उसमें आपका जो आप जिसके लिए ये वीडियो देखना चाहते हैं वो वीडियो आप आराम से देख सकते हैं। आपको कुछ शिकायत तो मेरे पास आ जाइए, आपको कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए विद्यार्थियों को तो मेरे को मेल करवा दीजिए। सबको सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। और मेरा ये वीडियो जो है वो लाइक करवा लीजिए, जिससे मेरा और बढ़ावा आ जाता है, मेरी एनर्जी बढ़ जाती है और एनर्जेटिक बन जाता हूं, और ज्यादा से ज्यादा आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे मैं वीडियो लाने वाला हूं। तो लाइक चाहिए और शेयर कर दीजिए। मैं हमेशा हर एक वीडियो में अभी बात कहता हूं कि जो भी मेरा वीडियो देखता है वो आरोग्य का, मेरा नहीं, देशपांडे का कुछ लेना देना नहीं, देशपांडे आज है कल नहीं है, आरोग्य दूत बन जाओ। देशपांडे का चैनल सबके सब स्प्रेड कर, वायरल बना लीजिए उसको, सब लोगों ने देखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा होना चाहिए। तो इससे लिए आप आरोग्य दूत, जहां भी आप विद्यार्थी हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप पूरे कॉलेज में यू विल बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोफेसर देशपांडे। आप सब लोगों को 300 लड़कों को बताएंगे, अरे भैया मैंने बहुत अच्छा एक चैनल देखा है अभी, ये डॉक्टर देशपांडे का आयुर्वेद डॉक्टर है, फिर इतना अच्छी बातें करता है, आयुर्वेद एलोपैथी होम्योपैथी होगा सब करता है। तो ये मेरा आपको विनंती है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। मैं अभी ये वीडियो स्टॉप करके खत्म करवा लेना हूं। थैंक यू वेरी मच।